गुड मॉर्निंग डियर ऑल स्टूडेंट्स। और बेटा ये अपन ने एक चैप्टर स्टार्ट किया था केमिकल काइनेटिक्स, है ना। केमिकल काइनेटिक्स का केवल एक लेक्चर हुआ था, ये केमिकल काइनेटिक्स का सेकंड लेक्चर है ना। और फर्स्ट लेक्चर में मैंने काफ़ी सारी चीज़ें बता दी कि केमिकल काइनेटिक्स में रासायनिक बलगतिकी में होता क्या है। सबसे पहले बता दिया था कि जो केमिकल रिएक्शन होती है तीन टाइप्स की होती है, ऑन द मतलब किसके आधार पर, तो स्पीड के आधार पर, है ना, गति के आधार पर। जो अभिक्रिया होती है तीन प्रकार की होती है, स्लो रिएक्शन होती है, मतलब वेरी स्लो रिएक्शन होती है, वेरी फास्ट रिएक्शन होती है एंड मॉडरेट रिएक्शन होती है, ठीक है। नेक्स्ट बता दिया था आपको रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती है? चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टेक इन टाइम, सांद्रता में परिवर्तन बटे समय अंतराल होती है, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको जो बता दिया था कि जो ऑर्डर होती है ना, एक रेट लॉ बताया था और एक बताया था ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, है ना, रेट लॉ एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो रेट लॉ एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में दोनों में डिफरेंट बता दिया था कि जो रेट लॉ का अपन क्या करते हैं, स्मॉल आर इज इक्वल टू क्या होता है, के ए की पावर एक्स इंटू बी की पावर वाई होता है, ठीक है। ए की पावर एक्स इंटू बी की पावर वाई होता है, ठीक है। और ये जो इसकी जो कंसंट्रेशन की जो पावर होती है, ठीक है, ए और बी की जो पावर होती है उसी को कहते हैं एन इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। यही होती है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होती है। क्या होती है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होती है, ठीक है। सारी चीज़ें आपको बता दिया था कल मैंने आपको, है ना। हाँ, नेक्स्ट लिखो बेटा। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आपको बहुत सारी काफ़ी सारी होती है। जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। उसके बाद मैंने यूनिट बता दिया था, याद करो। जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए यूनिट क्या होती है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या होती है, सेकंड ऑर्डर के लिए क्या होती है, थर्ड ऑर्डर के लिए क्या होती है और nth ऑर्डर के लिए क्या होती है, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट टॉपिक इसी में लिखना। लिखो नेक्स्ट जो टॉपिक है इसमें, लिखो बेटा नेक्स्ट टॉपिक है ना, वो है अणुसंख्यता, मॉलिक्यूलरिटी। अणुसंख्यता, मॉलिक्यूलरिटी, है ना, अणुसंख्यता, मॉलिक्यूलरिटी। और जनरली याद रखना कि अणुसंख्यता में अपन जो देखा जाता है किसी भी रिएक्शन को संपन्न करने के लिए एक रिएक्टेंट होता है, दूसरा होता है प्रोडक्ट होता है। तो रिएक्टेंट के जितने नंबर ऑफ मोल्स होते हैं उसी को काउंट किया जाता है किसमें, मॉलिक्यूलरिटी में, ठीक है। केवल किसके नंबर ऑफ मोल को काउंट किया जाता है, तो रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल को, ठीक है। अभिकारक के मोलों की संख्या को केवल उसमें मतलब काउंट किया जाता है, प्रोडक्ट के मोलों की संख्या को काउंट नहीं किया सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं, जैसे हाँ, एक चीज़ याद रखना कि मॉलिक्यूलरिटी की वैल्यू कभी भी जीरो नहीं हो सकती है, कभी नेगेटिव नहीं हो सकती है, हमेशा पॉजिटिव होती है। कैसी होती है? पॉजिटिव होती है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जीरो भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है और फ्रैक्शनल भी हो सकती है, ठीक है। एक चीज़ याद रखना। जैसे बात करते हैं 2HI विल गिव्स H2 प्लस I2 विल गिव्स H2 प्लस I2। 2HI विल गिव्स H2 प्लस I2। रिएक्टेंट के रूप में कौन है? HI है। और HI कितने मोल है यहाँ पे? तो 2 मोल है। तो क्या वहाँ पे मॉलिक्यूलरिटी कितनी हो जाएगी बेटा? यहाँ पे 2 हो जाएगी। पहला एग्जांपल 2HI विल गिव्स H2 प्लस I2। तो HI के कितने मोल है? यहाँ पे 2 मोल है। तो मॉलिक्यूलरिटी कितनी हो जाएगी यहाँ पे? 2। नोट करो, मॉलिक्यूलरिटी कितनी हो जाएगी? 2। जल्दी नोट करो बेटा, मॉलिक्यूलरिटी कितनी सकती है? 2 हो जाएगी, ठीक है। हाँ, याद रखना जो मॉलिक्यूलरिटी होती है एक कैसी होती है, थ्योरेटिकल, है ना, एक थ्योरेटिकल वैल्यू होती है, मतलब सैद्धांतिक पद में होती है, ठीक है। कैसी होती है? सैद्धांतिक पद में होती है, ठीक है। तो मॉलिक्यूलरिटी इज अ थ्योरेटिकल क्वांटिटी होती है, ठीक है। और वो क्या सी होती है? वो प्रैक्टिकल होती है या एक्सपेरिमेंटल होती है, ठीक है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैसी होती है? तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होती है एक्सपेरिमेंटल होती है। और ये कैसी होती है? थ्योरेटिकल होती है। कैसी होती है? थ्योरेटिकल होती है। कौन सी? मॉलिक्यूलरिटी, याद रखना, है ना। मॉलिक्यूलरिटी कैसी होती है बेटा? थ्योरेटिकल होती है ना, थ्योरेटिकल होती है। नेक्स्ट बात करते हैं PCl5 की बात करते हैं। अब देखो PCl5, अब PCl5 को डिस्ट्रीब्यूट करोगे बेटा, PCl5 को डिस्ट्रीब्यूट करोगे किस में डिवाइड होगा? यहाँ पे PCl3 प्लस Cl2 में। अब यहाँ पे रिएक्टेंट के रूप में कौन है? यहाँ पे PCl5 है। प्रोडक्ट के रूप में कौन है? PCl3 प्लस Cl2 है। तो PCl5 कितने मोल है? 1 मोल। तो मॉलिक्यूलरिटी कितनी हो जाएगी यहाँ पे? 1। मॉलिक्यूलरिटी कितनी हो जाएगी बेटा? यहाँ पे 1। नोट करो, मॉलिक्यूलरिटी कितनी हो जाएगी? 1, ठीक है, याद रखना। मॉलिक्यूलरिटी हो जाएगी 1 होती है, ठीक है, ओके। हाँ, नेक्स्ट लिखना बेटा, फिर साइड में डालना ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, है ना। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन लिखो, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन अभिक्रिया की कोटि। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन अभिक्रिया की कोटि। और जो होती कैसी होती है कि एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी होती है ना। और यह प्रायोगिक तौर पर प्राप्त दर नियम से सांद्रता के घातों का योग होता है, ठीक है। मतलब स्मॉल r इज इक्वल टू क्या होता है? तो कैपिटल R इज इक्वल टू K इंटू A की पावर X इंटू B की पावर Y, ठीक है। A की पावर X इंटू B की पावर Y, A की पावर X इंटू B की पावर Y। तो जो उसकी पावर होती है उसी का जो योग होता है उसी को कहते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। कंसंट्रेशन की जो पावर होती है, ठीक है, इसकी A की जो X क्या बेटा? A के रिस्पेक्ट में
कोटि है, ठीक है। y क्या है, b के रिस्पेक्ट में कोटि है, ठीक है। x क्या है, a के सापेक्ष कोटि है और y क्या है, b के सापेक्ष कोटि है। तो स्मॉल n इज इक्वल टू क्या होता है, x प्लस y होता है। क्या होता है, x प्लस y होता है, ठीक है। अब यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन जैसे अभिक्रिया कोटि में अपन देख सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं, एक कंसंट्रेशन दी रहती है और दूसरे नंबर पे रेट दी रहती है ना। फर्स्ट नंबर पे क्या कंसंट्रेशन और सेकंड नंबर पे क्या दी रहती है, रेट, ठीक है। अब कैसे फाइंड आउट करते हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को देखो। पहले क्या नंबर पे कंसंट्रेशन, सेकंड नंबर पे क्या होती है, रेट होती है ना। फर्स्ट नंबर पे क्या कंसंट्रेशन एंड सेकंड नंबर पे क्या होती है, रेट होती है। अब जैसे बात करते हैं, कोई भी रिएक्शन संपन्न हो रही है, ए विल गिव्स प्रोडक्ट, है ना, ए विल गिव्स प्रोडक्ट, है ना। ए किस में कन्वर्ट हो रहा है, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा, ए किस में कन्वर्ट हो रहा है, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा। जहां पे कंसंट्रेशन ऑफ ए की जो वैल्यू है कितनी है, कंसंट्रेशन ऑफ ए की वैल्यू है 2 है, कंसंट्रेशन ऑफ ए की वैल्यू कितनी है 2 है। और जो रेट दिया हुआ है ना, रेट, तो रेट की वैल्यू कितनी बेटा यहाँ पे 2 है, रेट की वैल्यू कितनी है 2, कंसंट्रेशन की यूनिट भी कितनी है 2 है, कंसंट्रेशन ऑफ ए की सांद्रता कितनी है 2 है और रेट भी कितना दिया 2 दिया। मतलब 2 की पावर ऐसा क्या किया जाए, 2 की पावर ऐसा क्या किया, 2 की पावर ऐसा क्या लगाए कि रेट 2 हो जाए, क्योंकि रेट इज इक्वल टू क्या होता है, तो रेट इज इक्वल टू के ए की पावर एक्स। तो इस एक्स की वैल्यू क्या रखे कि 2 और 2 आपस में इक्वल हो जाए। तो यहां पे क्या हो जाएगा, तो 2 की पावर क्या करें 1 लगे, तो 2 की पावर 1 इज इक्वल टू 2 की पावर 1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2, तो 2 की पावर 1 इज इक्वल टू 2। मतलब यहां पे ऑर्डर कौन सा ऑर्डर की रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है। आई बात समझ में, फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन लिखो, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, है ना, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। सेकंड, यदि रेट 4 है और ए की कंसंट्रेशन है 2 है, रेट 4 है, ए की कंसंट्रेशन 2 है, तो 2 की पावर ऐसा क्या किया जाए कि 4 आ जाए। तो 2 की पावर क्या करोगे, 2 लगाओगे, तो 2 की पावर 2, तो 2 की पावर 2 इज इक्वल टू कितना हो गया 4। मतलब किस ऑर्डर की रिएक्शन है, सेकंड ऑर्डर की रिएक्शन है। किस ऑर्डर की रिएक्शन है, सेकंड ऑर्डर की रिएक्शन है ना, नोट करते जाओ, सेकंड ऑर्डर की रिएक्शन है। अगर रेट दिया है 8, रेट कितना दिया 8 दिया और ए की कंसंट्रेशन कितनी दी है 2 दी है, तो 2 की पावर ऐसा क्या किया जाए, 2 की पावर ऐसा क्या किया जाए कि 8 आ जाए। तो 2 की पावर क्या लगाओगे, तो 2 की पावर 3 लगाओगे, तो 2 की पावर 3 मतलब n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पे, तो n इज इक्वल टू 3। मतलब कौन सा ऑर्डर की रिएक्शन है, थर्ड ऑर्डर की रिएक्शन है। बता दोगे आप, थर्ड ऑर्डर की रिएक्शन है, ठीक है, याद रखना थर्ड ऑर्डर की रिएक्शन है ना। अगर यहां पे अगर किसी ने पूछा कि कंसंट्रेशन ए की वैल्यू दी है 2 दी है, कंसंट्रेशन ए की वैल्यू कितने दी है 2 दी है ना। अब कंसंट्रेशन ए की वैल्यू 2 है एंड रेट दिया है 1 दिया, रेट कितना, सॉरी रेट कितना दिया 1 दिया, है ना। कंसंट्रेशन की यूनिट कितनी है 2 है और रेट कितना दिया 1 दिया, तो 2 की पावर ऐसा क्या लगाया जाए कि रेट बनना जाए। तो 2 की पावर क्या लगाओगे 0, और जिसकी भी पावर 0 होती है उसकी वैल्यू कितनी होती है 1 होती है। नोट करो, उसकी वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, ठीक है, उसकी वैल्यू कितनी होती है 1 होती है। तो ये बता दोगे आप, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट स्टेप बेटा लिखो, नेक्स्ट स्टेप एक क्वेश्चन लिखना आप, है ना, लिखो एक क्वेश्चन, लिखते जाओ क्वेश्चन एक, है ना। a plus 2b will give product, a plus 2b will give product, a plus 2b will give product, है ना। a plus 2b will give product, या c है, will give product, a plus 2b will give product, है ना। अब यहां पे a plus 2b will give product है ना। रेट कैसे लिखोगे, तो रेट इज इक्वल टू के, ए की पावर कुछ नहीं है और बी की पावर कितनी है 2 है। ए की पावर कुछ नहीं मतलब कितना 1 और बी की पावर कितनी है 2 है, बी की पावर कितनी है 2 है। एक्सपेरिमेंट दिया है, एक्सपेरिमेंट कंसंट्रेशन ऑफ ए, कंसंट्रेशन ऑफ बी एंड यहां पे क्या है रेट है। तो एक्सपेरिमेंट नंबर फर्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है, एक्सपेरिमेंट नंबर फर्स्ट में ए की सांद्रता कितनी दिया 1, बी की सांद्रता कितनी दिया 2 एंड रेट कितना दिया 4, रेट कितना दिया 4। एक्सपेरिमेंट नंबर सेकंड में ए की कंसंट्रेशन कितनी दी है 2, बी की कंसंट्रेशन कितनी दी है 2 एंड रेट कितना दिया 4 दिया, कितना दिया 4 दिया। एक्सपेरिमेंट नंबर थर्ड में
ए की कंसंट्रेशन दी बेटा 2 है ना, ए की कंसंट्रेशन कितने दी है 2 दी है, बी की कंसंट्रेशन कितनी दी है 4 दी है, कितनी दी है 4, बी की कंसंट्रेशन कितनी है 4 है ना, बी की जो कंसंट्रेशन है बेटा कितनी है, तो बी की कंसंट्रेशन 4 एंड रेट कितना दिया 16 है, कितना है 16 है। अब देखो रेट कितना दिया 16 दिया है ना, रेट कितना दिया 16 दिया, तो ए की कंसंट्रेशन दी है, बी की कंसंट्रेशन दी है, और आपको क्या निकालना है यहाँ पे कि, तो यहाँ पे आपको ये बताना है कि ये किस ऑर्डर की रिएक्शन है ना, कौन से ऑर्डर की रिएक्शन है। तो सबसे पहले क्या करोगे, तो सबसे पहले अपन को क्या करना है, इसको एक रेट के फॉर्म में लिखना, तो रेट के फॉर्म में कैसे लिखोगे, तो रेट ला के अकॉर्डिंग कैसे लिखोगे, तो रेट ला आपको पता है, तो रेट ला इज इक्वल टू क्या होता है, रेट इज इक्वल टू के ए की पावर x इंटू बी की पावर y, रेट इज इक्वल टू के ए की पावर x इंटू बी की पावर क्या करोगे y, ए की पावर x इंटू बी की पावर y। अब ये देखो यहाँ पे कितने एक्सपेरिमेंट है यहाँ पे, तो पहले नंबर पे है ये एक्सपेरिमेंट नंबर फर्स्ट है, ये एक्सपेरिमेंट नंबर सेकंड है, ये एक्सपेरिमेंट नंबर थर्ड है ना, एक्सपेरिमेंट नंबर फर्स्ट, एक्सपेरिमेंट नंबर थर्ड एंड एक्सपेरिमेंट नंबर सेकंड, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ए की सांद्रता दुगनी कर रहे हैं, एक से तो 1 2 में देखो ए की सांद्रता दुगनी कर रहे हैं, लेकिन बी की सांद्रता में कोई परिवर्तन नहीं है, यहाँ पे भी 2 यहाँ पे भी 2 है, तो रेट में भी कोई चेंजेस नहीं हो रहा, मतलब जो रेट हो रही है किस पर डिपेंड कर रही है, ए की सांद्रता पर डिपेंड नहीं कर रही है। अगर देखो ए की सांद्रता बढ़ा रहे लेकिन रेट में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा, क्या आ रहा है, रेट में परिवर्तन नहीं आ रहा, ठीक है। अब सेकंड देखो, फर्स्ट सेकंड हो गया, फर्स्ट और थर्ड की बात करते हैं, तो फर्स्ट और थर्ड की देखो ए की सांद्रता बढ़ रही है, बी की सांद्रता बढ़ रही है, तो रेट भी कैसी हो रही है, बढ़ रही है। मतलब देखो 1 से 2, 2 से 4 और 4 से 16, ठीक है, तो दोनों की कंसंट्रेशन बढ़ने पर रेट भी कैसी हो रही है, बढ़ रही है। मतलब जो रेट हो रही है किस पर डिपेंड कर रही है, ए और बी पर डिपेंड कर रही है। तो सबसे पहले अपन इक्वेशन, 3 इक्वेशन बनी है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट बनी है, इक्वेशन नंबर सेकंड बनी है एंड इक्वेशन नंबर थर्ड बनी है। अब देखो सेकंड और थर्ड की बात करते हैं, तो सेकंड थर्ड की बात करते हैं, देखो ये सेम है, ये सेम है, ये बढ़ रही है और रेट बढ़ रहा, मतलब जो रेट हो रही है किस पर डिपेंड कर रही है, बी की कंसंट्रेशन पर। यहां पे रेट क्या हो रही थी, तो यहां पे डिपेंड नहीं कर रही थी किस पर, फर्स्ट सेकंड पर रेट डिपेंड नहीं कर रही थी किस पर, ए की कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं कर रही थी। तो देखो एक्सपेरिमेंट नंबर थर्ड अपॉन एक्सपेरिमेंट नंबर सेकंड, तो एक्सपेरिमेंट नंबर थर्ड अपॉन एक्सपेरिमेंट नंबर सेकंड की बात करते हैं, तो रेट कितने कितने दिए बेटा यहां पे, सबसे पहले देखो R3 अपॉन, देखो R3 अपॉन R2, R3 अपॉन R2 इज इक्वल टू R3 अपॉन R2 है ना, R3 अपॉन R2 इज इक्वल टू, अब के तो एक कांस्टेंट वैल्यू है, ए की बात करते हैं, तो ए के फॉर्म में कौन है बेटा, ए के फॉर्म में 2, तो 2 की पावर क्या हो जाएगी x इंटू बी की जगह क्या पे, तो बी की जगह क्या है 4, तो 4 की पावर क्या हो जाएगी y, 2 की पावर x 4 की पावर y अपॉन क्या हो जाएगा 2 की पावर x इंटू 2 की पावर y, 2 की पावर x इंटू 2 की पावर y इज इक्वल टू कितना दिया 16 अपॉन 4 दिया, कितना दिया 16 अपॉन 4। अब देखो यहाँ पे क्या कैंसिल आउट हो रहा है, यहाँ पे 2x से 2x कैंसिल हो गया है ना, 2x से 2x कैंसिल हो गया, क्या बच रहा 4/2, तो 4/2 को अपन सोल्व कर सकते हैं, दिखाई दे रहा है बेटा यहाँ पे, दिखाई दे रहा है यहाँ पे, तो 4/2 को सोल्व कर सकते हैं, 4/2 की पावर कितनी हो जाएगी, यहाँ पे भी y है और यहाँ पे भी y है, इज इक्वल टू 16 अपॉन कितना हो जाएगा 4। अब इसको सोल्व कर लो इधर, तो कितना हो जाएगा 2 की पावर y इज इक्वल टू, अब 2 की पावर y, तो 4 का पहाड़ा ऐसा पढ़ोगे 16 से दिख रहा ना, तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौक 16, ये 4 चौक 16 आ गया। अब 2 की पावर ऐसा क्या किया जाए कि 4 आ जाए, तो y इज इक्वल टू 2 हो गया, ये y की वैल्यू निकल गई y इज इक्वल टू 2। अरे बोलो y इज इक्वल टू 2 किस नंबर पे, कौन से एक्सपेरिमेंट से, एक्सपेरिमेंट नंबर थर्ड अपॉन एक्सपेरिमेंट नंबर सेकंड है ना, एक्सपेरिमेंट नंबर थर्ड अपॉन एक्सपेरिमेंट नंबर सेकंड। अब देखते हैं अपन एक्सपेरिमेंट नंबर सेकंड अपॉन एक्सपेरिमेंट नंबर फर्स्ट, मतलब R2 अपॉन R1 इज इक्वल टू, अब R2 अपॉन R1 की बात करते हैं, तो R2 में A की वैल्यू देखो, R2 में A की वैल्यू कितनी दी है, तो R2 में A की वैल्यू दी है 2 की पावर x इंटू 2 की पावर y अपॉन 1 की पावर x इंटू 2 की पावर y इज इक्वल टू 4 अपॉन 4। तो यहाँ पे क्या कैंसिल हो रहा है बेटा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो कैंसिल हो रहा 2y से 2y कैंसिल हो गया, तो क्या बच रहा है 2 की पावर x इज इक्वल टू, यहाँ पे कितना बच रहा है यहाँ पे 1, तो 2 की पावर ऐसा क्या लगाया जाए कि 1 आ जाए, तो x इज इक्वल टू कितना हो गया 0, x इक्वल टू कितना हो गया 0। अब x इज इक्वल टू 0 हो गया, आपको पता है रेट इज इक्वल टू क्या होता है k,
ए की पावर, तो ए की कंसंट्रेशन, तो ए की कंसंट्रेशन कितनी बेटा, एक्स की वैल्यू कितनी है 0, और एक्स की वैल्यू कितनी है 0, और वाई की वैल्यू कितनी बेटा, तो वाई की वैल्यू कितनी है 2 है। तो n इज इक्वल टू क्या होता है, एक्स प्लस वाई, तो n की वैल्यू, एक्स की वैल्यू 0 प्लस 2 इज इक्वल टू 2, तो कौन सा ऑर्डर की रिएक्शन है, सेकंड ऑर्डर की रिएक्शन। कोई डाउट, नोट करो, जल्दी नोट करो। जल्दी, नेक्स्ट टॉपिक लिखना, सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। लिखो सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, है ना, सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। लिखो सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, छद्म प्रथम कोटि अभिक्रिया, छद्म प्रथम कोटि अभिक्रिया, सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, है ना, सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, है ना, सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, छद्म प्रथम कोटि अभिक्रिया। यहां भी एक कैसी होती है, एक रासायनिक अभिक्रिया होती है जिसमें अभिक्रिया की जो कोटि होती है, तो अभिक्रिया की कोटि का मान 1 होता है ना, अभिक्रिया की कोटि का मान कितना होता है बेटा, 1 होता है, लेकिन जो उसकी आणविकता होती है, ठीक है, वो कितनी होती है, 2 होती है ना, आणविकता कितनी होती है, 2 होती है, और जो मॉलिक्यूलर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होती है वो कितनी होती है, फर्स्ट, ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फर्स्ट होती है और मॉलिक्यूलर कितनी होती है, 2 होती है। अब जनरली बात करते हैं, जैसे बात करते हैं 2HI, है ना, अब 2HI को डिस्ट्रीब्यूट करो, किसमें डिवाइड होगा, H2 प्लस I2 में, H2 प्लस I2 में, तो यहां पे अगर n की वैल्यू बात करते हैं तो n की वैल्यू कितनी है, 2 है, क्योंकि HI की पावर कितनी है, 2 है, तो n की वैल्यू 2 है, और मॉलिक्यूलरिटी भी कितनी है, 2 यहाँ पे, मतलब दोनों सेम सेम है सेम सेम। PCl5 की बात करते हैं, PCl5 डिसोसिएट होगा, किस में कन्वर्ट होगा, यहाँ पे PCl3 प्लस Cl2 में कन्वर्ट होगा। अब यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है, 1 है, और m की वैल्यू कितनी है, 1, ये भी 1 है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड मॉलिक्यूलरिटी दोनों कैसी होती है, डिफरेंट होती है, किसमें, सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में, है ना, कैसी होती है, डिफरेंट होती है। यहां पे क्या होता है कि जिसकी कंसंट्रेशन जितनी ज्यादा होती है, जिस रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन जितनी ज्यादा होती है, वो ऑर्डर में कभी यूज नहीं होती है। जैसे बात करते हैं, ऑर्डर में वो यूज नहीं होती, जिसकी कंसंट्रेशन जितनी ज्यादा होती है वो ऑर्डर में क्या होती है बेटा, यूज नहीं होती है ना, ऑर्डर में यूज नहीं होती, याद रखना, किसमें यूज नहीं होती है, ऑर्डर में यूज नहीं होती है ना, याद रखना। जैसे बात करते हैं शुगर कैन की बात करते हैं, ये कैन शुगर की बात करते हैं, ठीक है ना, कैन शुगर की बात करते हैं, शर्करा की बात करते हैं, तो C12 H22O11 को जब वाटर में डिसॉल्व किया जाता है तो यहां पे किसका अमाउंट ज्यादा है, यहां पे वाटर का अमाउंट ज्यादा है। जब वाटर में डिसॉल्व किया जाता है तो किस पे कन्वर्ट होता है, C6H12O6 प्लस C6H12O6, एक ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है, दूसरा किसका फॉर्मेशन होता है, फ्रक्टोज का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। जब कैन शुगर को वाटर में डिसॉल्व किया जाता है तो एक ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है एंड फ्रक्टोज का फॉर्मेशन होता है। अब यहां पे अगर रेट की बात करते हो तो रेट इज इक्वल टू K C6H12O6 की पावर 1, C6H12O6 की पावर 1। अच्छा, ऑर्डर में किसको यूज नहीं करते हैं, जिसका अमाउंट ज्यादा होता है। तो यहां पे अगर बात करते हैं मॉलिक्यूलरिटी की बात करते हैं तो मॉलिक्यूलरिटी कितनी है, इसकी पावर 1, इसकी पावर, इसके कितने मोल है 1 मोल, इसके कितने मोल 1 मोल, तो कितना हो गया 2, तो मॉलिक्यूलरिटी कितनी होगी 2 होगी। लेकिन ऑर्डर की बात करते हैं तो ऑर्डर कितनी हो जाएगी 1, इसलिए इसको कहते हैं फर्स्ट ऑर्डर, सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, जिसका अमाउंट ज्यादा होता है, ठीक है। ये क्या है, तो ये क्या सॉल्यूट है और ये क्या है सॉल्वेंट, तो जिसका अमाउंट ज्यादा होता है उसको कभी भी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में यूज नहीं करते, नोट करो, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में यूज नहीं करते हैं, है ना, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में यूज नहीं करते हैं, ठीक है, याद रखना। H2 नोट करो जल्दी, इसलिए इसको होता है सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन,
ओके, नेक्स्ट सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के बाद लिखो नेक्स्ट समाकलित वेग नियम, इंटीग्रेटेड रेट लॉ, हेडाला समाकलित वेग नियम, इंटीग्रेटेड रेट लॉ, इंटीग्रेटेड रेट लॉ, समाकलित वेग नियम, डिफरेंट ऑर्डर के लिए है ना, सभी कोटियों के लिए। इंटीग्रेटेड रेट लॉ, समाकलित वेग नियम, इंटीग्रेटेड रेट लॉ, इंटीग्रेटेड रेट लॉ। तो सबसे पहले बात करते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन। लिखो जीरो ऑर्डर रिएक्शन, शून्य कोटि की अभिक्रिया, शून्य कोटि की अभिक्रिया, इंटीग्रेटेड रेट लॉ, इंटीग्रेटेड रेट लॉ, समाकलित दर नियम या वेग नियम है ना, इंटीग्रेटेड रेट लॉ है ना, समाकलित दर नियम, जिसमें सबसे पहले लिखना जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। देखो जीरो ऑर्डर रिएक्शन, तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन में क्या होती है, जो शून्य कोटि की अभिक्रिया होती है, ठीक है। अब शून्य कोटि की अभिक्रिया कैसी होती है, तो शून्य कोटि की अभिक्रिया क्या होती है, वे अभिक्रिया जिनमें अभिक्रिया की जो दर होती है अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर नहीं करती है, ठीक है। वे अभिक्रिया जिनमें अभिक्रिया की जो दर होती है अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर नहीं करती। किस पर डिपेंड नहीं करती है, तो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पर डिपेंड नहीं करती है, ठीक है। तो जो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पर डिपेंड नहीं करती है, तो रिएक्शन इन विच रेट ऑफ रिएक्शन रिमेन इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। क्या होती है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो जो शून्य कोटि की अभिक्रिया क्या होती है, तो शून्य कोटि की अभिक्रिया वे होती है जो अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करती है। अब अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करती मतलब क्या होगा, ए विल गिव्स बी, ए विल गिव्स बी, तो रेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो रेट इज इक्वल टू के, और ए की पावर क्या हो जाएगी, जीरो, क्योंकि ये जो अभिकारक की जो दर होती है, अभिक्रिया की जो दर हो रही है, तो अभिक्रिया की दर अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं कर रही, मतलब उसकी पावर कितनी हो जाएगी, जीरो। कितनी जाएगी उसकी पावर, जीरो, याद रखना उसकी पावर कितनी जाएगी, जीरो। अब उसकी पावर जीरो जाएगी तो देखो आपको पता है ए विल गिव्स बी है, ये ए विल गिव्स बी है, टी जीरो पर, टी जीरो पर इसकी कंसंट्रेशन कितनी है, ए नॉट है, इसकी कंसंट्रेशन कितनी है, जीरो है। कितनी है, प्रोडक्ट कंसंट्रेशन कितनी, जीरो, क्योंकि टाइम जीरो पर ए की कंसंट्रेशन कितनी होती है, 100% होती है, और जो बी की कंसंट्रेशन कैसी होती है, जीरो होती है, ठीक है। तो टी जीरो पर इसकी कंसंट्रेशन ए नॉट है, इसकी कितनी है, जीरो है, तो टी इज इक्वल टू टी सेकंड पश्चात की बात करते हैं, है ना, तो इसकी कितनी हो जाएगी, एक्स, तो इसकी कितनी हो जाएगी, ए नॉट माइनस एक्स हो जाएगी। मतलब इसको लिख सकते हैं इज इक्वल टू ए टी, और इसको लिख सकते हैं इज इक्वल टू बी टी। मतलब टी टाइम पर ए की कंसंट्रेशन कितनी है, ए नॉट माइनस एक्स, टी टाइम पर बी कंसंट्रेशन कितनी है, एक्स है, कितनी है, एक्स है। टी टाइम पर ए की सांद्रता ए नॉट माइनस एक्स है, टी टाइम पर बी की सांद्रता एक्स है, कितनी है, एक्स है। ये चीजें याद रखना है ना, टी टाइम पर कितनी दी है। अब r इज इक्वल टू क्या होता है, तो r इज इक्वल टू के, ए की पावर कितनी है, जीरो, अब जिसकी भी पावर जीरो तो उसकी वैल्यू कितनी होती है, 1, तो r इज इक्वल टू क्या हो गया बेटा, के हो गया। ये हो गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्या हो गई, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्या हो गई, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई, अब अपन क्या करेंगे, स्मॉल r इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस डी अपॉन डी टी, क्योंकि ये क्या है, रिएक्टेंट है, और रिएक्टेंट को हमेशा किस में लिया था, माइनस में, तो स्मॉल r इज इक्वल टू माइनस डी अपॉन डी टी इज इक्वल टू क्या हो गया, के। स्मॉल r इज इक्वल टू माइनस डी ए अपॉन डी टी इज इक्वल टू क्या हो गया, के, है ना, डी ए अपॉन डी टी इज इक्वल टू के। तो स्मॉल r इज इक्वल टू माइनस डी अपॉन डी टी, तो डी ए की वैल्यू क्या करोगे, तो डी ए की क्या रखोगे, तो डी ए की जो वैल्यू रखोगे बेटा आप क्या रखोगे, ए नॉट माइनस एक्स माइनस ए नॉट, अंतिम सांद्रता माइनस प्रारंभिक सांद्रता। तो स्मॉल r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस ए नॉट माइनस एक्स माइनस ए नॉट अपॉन डी टी इज इक्वल टू के, है ना। तो ये ए नॉट से ए नॉट क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब ए नॉट से ए नॉट जब कैंसिल हुआ तो यहां पे क्या बचेगा, ए नॉट से ए नॉट कैंसिल हो गया तो क्या बचेगा, डी एक्स अपॉन डी टी, डी एक्स अपॉन डी टी इज इक्वल टू के। तो एक्स इज इक्वल टू क्या होता, के इंटू टी हो जाता। ये क्वेश्चन नंबर, ये डायरेक्टली मैंने बता दिया, एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, के इंटू टी हो जाता है, एक्स इज इक्वल टू के इंटू टी, ठीक है। मतलब इंटीग्रेटेड करने पर ये जो वैल्यू प्राप्त होगी, क्या प्राप्त होगी, एक्स इज इक्वल टू के इंटू टी। इसको लिखना इक्वेशन नंबर सेकंड। यहाँ के दो स्टेप मैंने गोल कर दिया आपको, है ना, डायरेक्टली बता दे रहा हूँ, ठीक है। एक्स इज इक्वल टू के इंटू टी। अब यहाँ पे क्या करोगे, कंसंट्रेशन की बात करते हैं, तो कंसंट्रेशन की बात करते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, है ना, तो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट क्या होता है, तो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की बात करते हैं तो AT इज इक्वल टू क्या होता है, ए नॉट माइनस एक्स होता है। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट में AT इज इक्वल टू क्या होता है, ए नॉट माइनस एक्स, एक्स की वैल्यू रखोगे तो क्या हो जाएगा, तो AT इज इक्वल टू, देखो ये
ए टी इज इक्वल टू ए नॉट माइनस के इंटू टी, ए टी इज इक्वल टू ए नॉट माइनस के इंटू टी। इसको लिख सकते हैं इक्वेशन नंबर थर्ड, इक्वेशन नंबर थर्ड, ए टी इज इक्वल टू ए नॉट माइनस के टी, इक्वेशन नंबर थर्ड है ना, इक्वेशन नंबर थर्ड, इक्वेशन नंबर थर्ड याद रखना, इक्वेशन नंबर थर्ड, ठीक है। या इसी को ऐसा भी लिख सकते हैं, ए टी इज इक्वल टू ए नॉट माइनस के, तो यहाँ पे एक और लिख सकते हैं फॉर्मूला, क्या लिख सकते हैं इसको, है ना, ए टी इज इक्वल टू, है ना, ए टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो ए टी इज इक्वल टू यहाँ पे ऐसा ही बोल सकते हैं, के इज इक्वल टू ए नॉट माइनस ए टी अपॉन टी, के इज इक्वल टू ए नॉट माइनस ए टी अपॉन टी, के इज इक्वल टू ए नॉट माइनस ए टी अपॉन टी, ए नॉट माइनस ए टी अपॉन टी, के इज इक्वल टू ए नॉट माइनस ए टी अपॉन टी, लिखो के इज इक्वल टू ए नॉट माइनस ए टी अपॉन टी, है ना, एक फॉर्मूला ये हो गया। जो ए नॉट होती है बेटा, तो ए नॉट क्या है, तो ए नॉट क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है, मतलब क्रियाकारक की प्रारंभ में सांद्रता है, ठीक है, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है, ए नॉट क्या बेटा, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, देखो इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट मतलब अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता, टी क्या है, तो टी समय पर अभिकारक की सांद्रता, ठीक है, क्रियाकारक की सांद्रता, लेकिन कितने समय पर, टी समय पर, एट अ टी टाइम, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट अ टी टाइम क्या है, ए नॉट माइनस क्या है, ए टी है। जब टाइम जीरो होता है तो इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी है, ए नॉट है, जब टाइम टी होता है तब कंसंट्रेशन कितनी हो जाएगी, ए टी होगी, तो ए नॉट माइनस ए टी अपॉन टी हो गया। ये किसके लिए होता है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अब कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट की बात करते हैं, तो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट कितना दिया, तो बी टी इज इक्वल टू कितना दिया, एक्स, तो बी टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, के इंटू टी, के इंटू टी याद रखना। इसको इक्वेशन नंबर फोर्थ एंड इसको इक्वेशन नंबर फिफ्थ, है ना, याद रखना, ये काफी इंपॉर्टेंट है दोनों, है ना। के इज इक्वल टू क्या होता है, ए नॉट माइनस ए टी अपॉन टी, बहुत न्यूमेरिकल आता है इसमें, है ना। मैं केवल आपको जीरो ऑर्डर के लिए डिराइव करके बता रहा हूँ, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, ये आपको डायरेक्टली फॉर्मूला बता दूंगा, आपको के का फॉर्मूला बता दूंगा, ठीक है, याद रखना। तो जीरो ऑर्डर के लिए के इज इक्वल टू क्या होता है, ए नॉट माइनस ए टी अपॉन टी, ए नॉट क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट या कंसंट्रेशन ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, और ये क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट अ टी टाइम या टी सेकेंड, आई बात समझ में, ठीक है। ये जीरो ऑर्डर के लिए होती है, नोट करो, जीरो ऑर्डर के लिए जल्दी, जीरो ऑर्डर के लिए, है ना, जीरो ऑर्डर के लिए। तो जो अभिक्रिया की जो कोटि होती है बेटा, शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए अभिक्रिया की जो दर होती है, दर स्थिरांक के बराबर होती है ना। जो अभिक्रिया की जो दर होती है, दर स्थिरांक कैसी होती है, बराबर होती है। अभिक्रिया की जो दर होती है, दर स्थिरांक के बराबर, देखो आर इज इक्वल टू के, किसमें, जीरो ऑर्डर रिएक्शन में, है ना, ज्यादा हम जीरो ऑर्डर रिएक्शन में। और यहाँ पे जो कंसंट्रेशन ऑफ, जो रेट ऑफ रिएक्शन होती है, किस पर डिपेंड नहीं करती, तो इनिशियल कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करती है। अब देखना हाफ लाइफ पीरियड, अर्ध आयुकाल, अर्ध आयुकाल, है ना, तो हाफ लाइफ पीरियड समय जिस पे अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता का मान आधा हो जाता है, ठीक है, मतलब हाफ लाइफ पीरियड क्या होता, हाफ लाइफ पीरियड, है ना। अब हाफ लाइफ पीरियड में क्या होता, देखो हाफ लाइफ पीरियड, हाफ लाइफ पीरियड, है ना, हाफ लाइफ पीरियड, लिखो हाफ लाइफ पीरियड, हाफ लाइफ पीरियड, हाफ लाइफ पीरियड। किसी भी रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए, कंप्लीटली प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए 10 मिनट का समय लगता है ना, मतलब 100% कंप्लीट होने में, रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कंप्लीट होने में 10 मिनट का समय लगता है। अगर वही रिएक्टेंट को यदि आप 50% कंप्लीट करवा रहे हो, कितना, 50% कंप्लीट करवा रहे हो, तो 50% कंप्लीट होने में उसे 5 मिनट का समय लगता है। तो यही जो 5 मिनट होता है, इसी को कहते हैं हाफ लाइफ टाइम कहते हैं, या हाफ लाइफ पीरियड कहते हैं। आई बात समझ में, कि किसी भी रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए 100% कंप्लीट होने में 10 मिनट का समय लगता है। अगर उसी रिएक्टेंट को अगर प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने में जो 100% की जगह अगर अपन 50% यूज करते तो 50% कंप्लीट होने में जितना समय लगता है, उसी को कहते हैं अपन हाफ लाइफ पीरियड कहते हैं। आई बात समझ में, क्या कहते हैं, हाफ लाइफ पीरियड कहते हैं, याद रखना, हाफ लाइफ पीरियड। जहां पे टी क्या होता है, तो टी इज इक्वल टू क्या होता है, तो टी इज इक्वल टू लिखते हैं, टी इज इक्वल टू टी हाफ,
टी इज इक्वल टू क्या लेते हैं अपन टी हाफ। तो जो इनिशियल कंसंट्रेशन होती है उसका क्या कर लेते हैं अपन आधा कर लेते हैं। क्या करते हैं आधा। इनिशियल कंसंट्रेशन का क्या कर लेते हैं अपन आधा। अब इनिशियल कंसंट्रेशन का आधा कर लेते हैं अपन, तो इनिशियल कंसंट्रेशन का कैसे आधा करोगे, है ना। अब इनिशियल कंसंट्रेशन आपको पता है, इनिशियल कंसंट्रेशन का आधा कैसा होगा, तो A0/2। अब आपको पता है इक्वेशन एक पता है, क्या इक्वेशन, R इज इक्वल टू या X इज इक्वल टू क्या होता है, तो X इज इक्वल टू होता है K इंटू टी होता है। X इज इक्वल टू क्या होता है, K इंटू टी होता है। तो X की जगह क्या लगोगे, A0/2 इज इक्वल टू K इंटू टी। A0/2 K इंटू टी, A0/2 K इंटू टी। अब A0/2 K इंटू टी, यहां पे T क्या होता है, हाफ, तो इसको लिख सकते हैं T हाफ इज इक्वल टू A0/2K। ये फॉर्मूला होता है, किसके लिए होता है, जीरो ऑर्डर के लिए। T हाफ इज इक्वल टू A0/2K, नोट करो, T हाफ इज इक्वल टू A0/2K, जल्दी लिखो, T हाफ इज इक्वल टू A0/2K, A0/2K, है ना, A0/2K, इसको स्टार लगा लो, A0/2K। मतलब इसमें यह होता है कि जो शून्य कोटि की अभिक्रिया का जो अर्धायुकाल होता है अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता के समानुपाती होता है ना। शून्य कोटि की अभिक्रिया का अर्धायुकाल, जीरो ऑर्डर रिएक्शन की हाफ लाइफ पीरियड जो होती है वो रिएक्टेंट इनिशियल, मतलब जो रिएक्टेंट होता है रिएक्टेंट की इनिशियल कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है। अगर ये चीज बढ़ेगी तो ये भी चीज कैसी होगी, बढ़ेगी। ठीक है, अगर ग्राफ की बात करते हैं तो इसमें जो ग्राफ बनता है बेटा किस किस के बीच में, अगर ग्राफ की बात करते हैं कंसंट्रेशन और रेट की बात करते हैं तो एक स्ट्रेट लाइन प्राप्त होता है, ये कंसंट्रेशन और ये क्या है, रेट है, तो यहां पे एक स्ट्रेट लाइन प्राप्त होता है। ठीक है, याद रखना, सॉरी, है ना। और इनिशियल कंसंट्रेशन एंड टी हाफ की बात करते हैं तो देखो ये है, ये टी हाफ है और ये इनिशियल कंसंट्रेशन है। इनिशियल कंसंट्रेशन बोले तो A0 है, तो इनके बीच में अगर ग्राफ की बात करते हैं तो एक इंक्रीजिंग ऑर्डर में, आई बात समझ में, नोट करो, ये होता है जीरो ऑर्डर रिएक्शन में, जल्दी नोट करो। जीरो ऑर्डर रिएक्शन में किसी कोई डाउट, अरे जीरो ऑर्डर रिएक्शन में किसी कोई डाउट, नो डाउट। नेक्स्ट लिखना फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, है ना। तो मैं डायरेक्टली बता देता हूं, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में आपको ये देखना बस, K इज इक्वल टू जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या होती है, A0 माइनस AT अपॉन T, या AT इज इक्वल टू A0 माइनस K इंटू T, है ना, याद रखना। अब लिखना फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, हेडिंग ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, है ना, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, हेडिंग ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या हो जाएगी, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, है ना, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, A will give B, रेट इज इक्वल टू K, A की पावर क्या हो जाएगी 1, रेट इज इक्वल टू K, A की पावर क्या हो जाएगी 1। अब A की पावर 1 हो गई है, A की पावर 1, तो यहां पे जो यूनिट निकलती बेटा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए यूनिट क्या निकलती है, तो K इज इक्वल टू होता, K इज इक्वल टू, है ना, K इज इक्वल टू 2.303 अपॉन T लॉग A0 अपॉन A0 माइनस X, ये फॉर्मूला होता है, A0 अपॉन A0 माइनस X, इसको स्टार लगा लो, बहुत क्वेश्चन आते हैं इसमें। K इज इक्वल टू 2.03 अपॉन T लॉग A0 अपॉन A0 माइनस X, A0 अपॉन A0 माइनस X, A0 क्या है, जब टाइम कैसा होता है, जीरो होता है, और जब टाइम t सेकेंड पर होता है तो क्या हो जाएगा A0 माइनस X। मतलब ये है इनिशियल कंसंट्रेशन और ये क्या है, फाइनल कंसंट्रेशन। तो इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन फाइनल कंसंट्रेशन, A0 अपॉन A0 माइनस X, A0 अपॉन A0 माइनस X, नोट करो, A0 अपॉन A0 माइनस X, A0 अपॉन A0 माइनस X, है ना, A0 अपॉन A0 माइनस X। और यहीं पे अगर यहां पे बात करते हैं जीरो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की बात करते हैं, तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में अगर टी हाफ की बात करते हैं तो जो टी हाफ की वैल्यू होती है तो टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 अपॉन के, 0.693 अपॉन के, इसी में वैल्यू रखोगे। कैसी वैल्यू रखोगे, तो इसकी वैल्यू क्या रखोगे, तो आपको पता है x इज इक्वल टू क्या होता है, k इंटू टी होता,
तो x की जगह क्या रख दोगे, तो x की जगह रख दोगे a0 अपॉन 2 इज इक्वल टू k इंटू टी हाफ, k इंटू टी हाफ। तो यहां पे x की वैल्यू क्या रखोगे a0, तो यहां पे फॉर्मूला क्या होता है k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन t log a0 अपॉन a0 माइनस x की जगह क्या रखोगे a0 बाई 2, क्या रख दोगे a0 बाई 2। अब a0 बाई जब 2 रखोगे तो a0 बाई जब 2 रखोगे तो यहां पे पूरी वैल्यू कैसी हो जाएगी, तो k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन t log, इसको सॉल्व करने पर कितना हो जाएगा 2, और log 2 की वैल्यू कितनी होती है, log 2 की वैल्यू होती है 0.3010 होती है। और जब 0.3010 करोगे तो k इज इक्वल टू क्या निकल जाएगा, यहां पे क्या करोगे k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन t हाफ इंटू 0.3010। जब इसको सॉल्व करोगे तो क्या निकल जाएगा, टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 अपॉन के। ये फॉर्मूला, उसको स्टार लगाओ 0.693 अपॉन के, है ना। मतलब यहां पे क्या होता है, तो यहां पे क्या होता है, जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो टी हाफ होती है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के टी हाफ इनिशियल कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करती है, रिएक्टेंट की इनिशियल कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करती है। कौन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की अर्धायुकाल, है ना। प्रथम कोटि की अभिक्रिया की अर्धायुकाल का मान अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। आई बात समझ में, नोट करो। ठीक है, ओके, अर्धायुकालिक प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता। इसी तरह सेकंड ऑर्डर रिएक्शन की बात करते हैं, तो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन में क्या होता है बेटा, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, देखो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, है ना। अब एक क्वेश्चन लिखो इसमें, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में क्वेश्चन लिखना, करो क्वेश्चन, है ना। लिखो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में क्वेश्चन, या पहले लिख लो बेटा, तीनों लिख लेते हैं ना। सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, तो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन में क्या हो जाएगा, 2a विल गिव्स प्रोडक्ट, रेट इज इक्वल टू k, और a की पावर क्या हो जाएगी 2, रेट इज इक्वल टू k, a की पावर क्या हो जाएगी 2। अब a की पावर 2 है, क्या है, a की पावर 2 है, तो k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो k इज इक्वल टू 1/t, ब्रैकेट में k इज इक्वल टू 1/t, और ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, तो k इज इक्वल टू 1/t, ब्रैकेट में क्या हो जाएगा 1 अपॉन 80 माइनस 1 अपॉन a0, 1 अपॉन 80 माइनस 1 अपॉन a0, 1 अपॉन 80 माइनस 1 अपॉन a0, ये होती है किसके लिए होती है, तो ये होती है फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए होती है। किसके लिए वैल्यू होती है, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन की वैल्यू होती है, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन की वैल्यू होती है। इसी तरह थर्ड ऑर्डर के लिए क्या हो जाएगी, 3a विल गिव्स प्रोडक्ट, तो रेट इज इक्वल टू k, और a की पावर क्या हो जाएगी 3, तो रेट इज इक्वल टू k, a की पावर 3। अब रेट इज इक्वल टू k, a की पावर 3, तो यहां पे इक्वेशन क्या बन जाएगी बेटा, तो यहां पे इक्वेशन बन जाएगी k इज इक्वल टू 1 अपॉन 2t, k इज इक्वल टू 1 अपॉन 2t, तो k इज इक्वल टू 1 अपॉन 2t, और यहां पे क्या हो जाएगा, तो 1 अपॉन 2t, ब्रैकेट में क्या हो जाएगा 80 की पावर 2 माइनस a0 की पावर 2, 80 की पावर 2 माइनस a0 की पावर 2, सॉरी 80 की पावर 2 माइनस a0 की पावर 2, ये इक्वेशन किसके लिए, थर्ड ऑर्डर के लिए, याद रखना, किसके लिए, थर्ड ऑर्डर के लिए, भूलोगे तो नहीं आप, ओके, ठीक है, याद रखना। और एक कॉमन हाफ लाइफ पीरियड के लिए फॉर्मूला होता, तो कॉमन हाफ लाइफ पीरियड के लिए फॉर्मूला क्या होता, तो टी हाफ डायरेक्टली इक्वल टू 1 अपॉन a0 की पावर n माइनस 1, ये सभी के लिए कॉमन होता है। जीरो ऑर्डर की बात करें तो जीरो ऑर्डर में क्या हो जाएगा 0 माइनस 1, फर्स्ट ऑर्डर के लिए 1 माइनस 1, सेकेंड के लिए 2 माइनस 1, थर्ड के लिए 3 माइनस 1, आपका आंसर आ जाएगा, क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, लिखो अब क्वेश्चन, एक क्वेश्चन है बेटा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया को 80% पूर्ण होने में 5 मिनट का समय लगता है। प्रथम कोटि की अभिक्रिया को 80% पूर्ण होने में 5 मिनट का समय लगता है।
एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया को 80% पूर्ण होने में 5 मिनट का समय लगता है, 5 मिनट का समय लगता है, तो 90% पूर्ण होने में कितना समय लगेगा? तो 90% पूर्ण होने में कितना समय लगेगा, है ना? 80% पूर्ण होने में 5 मिनट का समय लगता है, तो 90% पूर्ण होने में कितना समय लगेगा? तो 90% पूर्ण होने में कितना समय लगेगा? 80% of first order reaction was completed in 5 minutes. 80% was completed in first order reaction. 80% of a first order reaction was completed in 5 minutes. When will 90% of the reaction complete? तो 90% पूर्ण होने में कितना समय लगेगा? किसके लिए? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। अब आपको पता है कि 80% कंप्लीट होने में उसे 5 मिनट का समय लगता है, तो 90% कंप्लीट होने में उसे कितना समय लगेगा? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की बात कर रहे हैं। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में क्या होता है? K इज इक्वल टू 2.303 अपॉन T log A0 अपॉन A0 माइनस एक्स होता है। क्या होता है? A0 अपॉन A0 माइनस एक्स होता है, याद रखना, A0 अपॉन A0 माइनस एक्स होता है, ठीक है। अब आपको पता है K इज इक्वल टू 2.303 अपॉन T, है ना, 2.303 अपॉन T log 2.303 अपॉन T log 80% के लिए 100, स्टार्टिंग में कितना होता है? 100 माइनस 100 अपॉन 80, है ना, तो 100 अपॉन 80 ये किसके लिए होता है? 80% के लिए। किसके लिए होता है? 80% के लिए होता है। तो K इज इक्वल टू 2.303 अपॉन T 80% log 100 अपॉन 20। इक्वेशन नंबर क्या हो गई? फर्स्ट। log 100 अपॉन 20 इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्या हो गई? इक्वेशन नंबर फर्स्ट। फिर क्या करोगे? K इज इक्वल टू 2.303 अपॉन T 90% log 100 अपॉन 10 इक्वेशन नंबर सेकेंड। क्या होगा? इक्वेशन नंबर सेकंड। अब इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकंड की बात करते हैं, तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड इक्वेशन नंबर सेकंड की बात करते हैं, तो इक्वेशन नंबर सेकंड डिवाइडेड बाय इक्वेशन नंबर फर्स्ट, है ना। अब इक्वेशन नंबर सेकंड डिवाइडेड, क्योंकि इक्वेशन नंबर सेकंड को आपको फाइंड आउट करना है, तो फाइंड आउट करने के लिए क्या करोगे? तो सबसे पहले आपको K से K कैंसिल हो गया, 2.30 से 2.30 कैंसिल हो गया, तो बच क्या यहाँ पे? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? T 90% अपॉन T 80% इज इक्वल टू T 90% अपॉन T 80%, है ना, T 90% अपॉन T 80% इज इक्वल टू क्या बचेगा ऊपर की ओर? log 100 अपॉन 10 अपॉन log 100 अपॉन 20, log 100 अपॉन 20। अब T 90% ज्ञात करना है, तो उसको क्या करोगे? x अपॉन 5 इज इक्वल टू, अब यहाँ पे इसको सॉल्व करने पर कितना आता है? 10, और इसको सॉल्व करने पर कितना आ रहा है यहाँ पे? तो 5 आ रहा 5, log 10 और log 5। log 10 की ओर आपको पता है ये log 10 ऊपर की ओर है अपॉन log 5, तो x अपॉन 5 इज इक्वल टू log 10 की वैल्यू कितनी होती है? 1, और log 5 की वैल्यू कितनी होती है? 0.70। कितनी होगी? 0.70। अब इसको सॉल्व करोगे, तो इसको जब सॉल्व करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा? तो x इज इक्वल टू क्या होता है? तो x इज इक्वल टू क्या इतना हो जाएगा? 7.1 मिनट। कितना समय लगेगा? 7.1 मिनट का समय लगेगा। आई बात समझ में, है ना। सॉल्व कर लो इसको। 7 कितना हो जाएगा? 1 कितना हो जाएगा? 5 अपॉन 0.7, इसको सॉल्व कर लो तो कितना हो जाएगा? 7.1 मिनट। कोई डाउट आपको? अरे बोलो, कोई डाउट? नो डाउट, ठीक है। इस टाइप से क्वेश्चन आते बेटा। किस में आते हैं? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में, है ना, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में, ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में। सेकंड क्वेश्चन यही है कि 90% कंप्लीट होने में, 99% कंप्लीट होने में 10 मिनट का टाइम लगता है। ये आपके लिए होमवर्क है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में 99% कंप्लीट होने में 10 मिनट का टाइम लगता है, तो 99.9% कंप्लीट होने में कितना समय लगेगा? ये आपके लिए होमवर्क है बेटा, है ना। आपको कल बताना है कि 99% कंप्लीट होने में 10 मिनट का टाइम लगता है, तो 99.9% कंप्लीट होने में कितना समय लगेगा? ये भी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की बात कर रहे हैं, ठीक है। ये आपके लिए होमवर्क है, बताना आपको, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको बेटा आज का लेक्चर समझ में आया होगा, और आप इसके क्वेश्चन लगाइए, है ना। फर्स्ट ऑर्डर के, जीरो ऑर्डर के जितने भी क्वेश्चन आपसे बनते पूरे क्वेश्चन लगा डालो आप, क्योंकि एक क्वेश्चन यहां से आता ही है, ठीक है। तो आज की क्लास अपन यहीं पे एंड करते हैं, है ना।
थैंक यू।